हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में हम लोग नॉर्मलिटी तक पहुंच गए थे। हम लोग मोलालिटी पढ़े थे, मोलालिटी पढ़े थे, नॉर्मलिटी पढ़े। मोलालिटी का फार्मूला बताए थे आप लोग को, W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2 इन ग्राम। इसी प्रकार मोलालिटी का फार्मूला बताए थे, W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू V इन ml। नॉर्मलिटी का फार्मूला बताए थे, W1 इंटू 1000 बाई E1 इंटू V इन ml। और सब रिलेशन भी बताए थे। अब एक रिलेशन और आगे बता रहे हैं आज, देखिए। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, यानी मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है। पीछे हम भी 3-4 गो रिलेशन देख चुके थे। अब अगला रिलेशन हम लोग देख रहे हैं, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, ये फार्मूला है। क्या है? नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जी एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर के लिए अगर आपके पास एलिमेंट रहेगा तो एलिमेंट का एन फैक्टर वैलेंसी के बराबर होगा। एसिड का एन फैक्टर उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। बताए थे आप लोग को कि H2SO4 का जो बेसिसिटी होता है वह 2 होता है। ठीक है। अब देखिए बेस का जो एन फैक्टर देखेंगे वह एसिडिटी होता है, और कोई भी साल्ट का जो एन फैक्टर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इस पे क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m H3PO3 सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी बताना है। ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर देखिएगा, बताए थे आप लोग को कि H3PO2 का जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है, H3PO3 का जो एन फैक्टर होता है वह 2 होता है, H3PO4 का जो एन फैक्टर होता है वह 3 होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है H3PO3, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इनटू मोलारिटी आपको दिया हुआ है 0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 n। एक क्वेश्चन और देखिए। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। n इक्वल टू एन फैक्टर। इसका बोलिए H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, मोलारिटी दिया हुआ है 0.3, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 n आंसर। एक क्वेश्चन और देखिएगा। फाइंड द मोलारिटी ऑफ 0.4 n H3PO3 सॉल्यूशन।
सोल्यूशन। नॉर्मालिटी बराबर एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। अब की नॉर्मालिटी आपको दिया हुआ है 0.4, इसका एन फैक्टर जस्ट बताए हैं 2 होता है इनटू मोलारिटी। हो जाएगा मोलारिटी बराबर 0.4 बटा में 2, कितना हो जाएगा आपके पास m इक्वल टू 0.2 m टेंशन। मोलारिटी क्या होता है देखिए, जैसे हम लोग पढ़े मोलारिटी, नॉर्मालिटी, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मालिटी क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मोलालिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग 1 kg ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। उसी तरीका से एक और पढ़े थे मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। एक तरीका और पढ़े थे नॉर्मालिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मालिटी। अब देखिएगा अगला है हम लोग का फॉर्मालिटी। ये क्या होता है, बस उसी तरीके से है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी में था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नॉर्मालिटी में था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, लेकिन फॉर्मालिटी में है नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी को हम लोग बड़ा F से डिनोट करते। फॉर्मालिटी बराबर नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नोट करके, जैसे मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नॉर्मालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार से फॉर्मालिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, इसलिए यह भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला हम लोग का हेडिंग है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग GL इनवर्स भी लिखते हैं। क्या हेडिंग, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। देखिए क्या, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम लीटर इनवर्स बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगला देखिएगा, अगला है पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm, इसको शॉर्ट्स में लिखते हैं। ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं मिलियन का मतलब कितना होता है 10 के पावर 6, बिलियन का मतलब कितना होता है 10 के पावर 9। तो यहाँ देखिए पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का कौन सा पार्ट देखिए, तो इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं ppm। ppm का मतलब है इट इज द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में से उस कंपोनेंट का कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं ppm। तो ppm बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। इसी प्रकार से एक और होता है जिसका नाम है पार्ट्स पर बिलियन ppb। तो पार्ट्स पर बिलियन ppb बराबर मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर, हम लोग का है सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पढ़ लिए, फिर कंसंट्रेशन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी होता क्या है, ध्यान दीजिए।
देखिए लिखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in the definite amount of a solvent at constant temperature is known as solubility। कहने का मतलब है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो इस टेम्परेचर पर सपोज करिए आपके पास 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर में सोल्यूट का जितना मास अधिक से अधिक डिजॉल्व किया जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी। क्या? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द definite amount of a solvent at constant temperature is known as solubility। कहने का मतलब किसी निश्चित टेम्परेचर पर, यानी यदि टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए और सॉल्वेंट का जो मास है उसको भी फिक्स कर दिया जाए और उस फिक्स मास में सॉल्यूट का कितना अधिक से अधिक मास डिजॉल्व किया जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी सॉल्यूट के अधिक से अधिक घुलने की कैपेसिटी को सोल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। यानी किसी भी चीज का सोल्युबिलिटी क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है 3 चीज पर। द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट पर, यानी सॉलिड और सोल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और तीसरा डिपेंड करता है प्रेशर पर। हाँ, तो सोल्युबिलिटी 3 चीज पर डिपेंड करता है। अब आगे देखिएगा, इन दिस चैप्टर स्टडी विल बी सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी हमारे सिलेबस में 2 के सोल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करना है। पहला है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो उसका सोल्युबिलिटी क्या होगा। देखिए बताए हैं, when a solute is added to a solvent। क्या कह रहा है कि सपोज करिए सॉल्वेंट आप लिक्विड ले लिए, ये आपका सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, इसमें हम सॉलिड मिला रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि लिक्विड के अंदर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होते हैं। जैसे ही हम सॉलिड को इसमें मिलाएंगे तो सॉलिड को जो पार्टिकल होते हैं इस लिक्विड में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ देखिए, यही बात लिखा है, when a solid solute is added to a solvent the solute dissolve। यानी जो सॉलिड होता है डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड। कहने का मतलब कि लिक्विड के अंदर जो मोलिक्यूलर स्पेस है उसी स्पेस को या जो सॉलिड होता है ग्रहण कर लेता है, यानी उस स्थान को क्या फिल कर देता है। ठीक है, एंड तब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन बनेगा इसका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी अब जो मिलाएंगे तो पूरे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सम सोल्यूट पार्टिकल in solution collide with the solid solute particle get precipitate। this process is known as crystallization बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या होता है, सपोज करिए यह आपका सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट,
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सपोज करिए यह आपका सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है, तो सॉलिड को जब हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। बनेगा सॉल्यूशन। लेकिन जब हम सॉल्यूशन को तोड़ते हैं और सॉलिड और सॉलिड अलग हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन को। क्या देखें, जब सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन में से कोई सॉलिड को प्रेसिपिटेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक और डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ क्या बताया सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिफिनेशन? ये बताए थे कि किसी निश्चित टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे यदि सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स कर दिया जाए और उसमें सॉल्यूट का जितना अधिक से अधिक मात्रा घुलाया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यहाँ देखिए वही काम किए हैं, टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिए हैं। यहाँ देखिए गिवन टेम्परेचर भी आपको फिक्स कर दिया गया और सॉल्वेंट भी आपको क्या कर दिया गया, मान लिया गया है 100 ग्राम। तो और इस समय जितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इस डिफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस at a given temperature is defined as the amount of solute that dissolve in 100 gram of solute। ठीक है, अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solid in a liquid। कहने का मतलब है कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो इसका घुलने का जो प्रक्रिया है वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, यानी इसका जो सॉलिड का लिक्विड में जो डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी है वह क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए क्या क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और तीसरा प्रेशर पर डिपेंड करेगा। हाँ यहाँ देखिएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग जानते होंगे प्रत्येक सॉल्यूट प्रत्येक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करता है, यही लिखा है एवरी सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। आप लोग जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में, यानी कोई भी लिक्विड में आप सोचेंगे कि सारा का सारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। यही यहाँ लिखा है एवरी सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, यानी सभी सॉल्यूट को हम लोग सभी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप लोग क्या बालू को चीनी में डिसॉल्व करिएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए इन जनरल तब होता क्या है, तो जनरल देखिए क्या बात किया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड कैन बी एज्यूम्ड अप इन अ फेज लाइक डिसॉल्व लाइक। एक स्टेटमेंट दिया गया कि कौन कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया। देखिए क्या, इस स्टेटमेंट का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। कहने का मतलब है एक जैसा सॉल्यूट एक जैसा सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और अदर प्रकार का सॉल्यूट अदर प्रकार का सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है,
यहाँ लिखा है। दिस मीन्स दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। कोई यदि सॉल्यूट है जिसका नेचर यदि पोलर नेचर का है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। यदि कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग जानते हैं कि NaCl जो है यह पोलर सॉल्यूट आयनिक सब्सटेंस सच एज NaCl, KCl, KNO3 etc have large solubility in polar solvent। ये जो है NaCl, KCl, KNO3 ये सब जो भी है पोलर सॉल्यूट है। क्या है? पोलर सॉल्यूट है। यह सबसे ज्यादा डिजॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। H2O जो होता है वह पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर और नॉन पोलर पहचानना आपको सिखाए थे 11th क्लास में, कैसे पहचानेंगे पोलर और कौन होता है नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ देखिए, तो जो पोलर सॉल्यूट है वह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है जैसे I2 और H2 यह डिजॉल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे CCl4 और CH2। कहने का मतलब है कि सभी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है समान समान को घुलाता है, समान समान को घुलाता है। ठीक है, जैसे क्या देखिए NaCl, ठीक है, KCl, KNO3 यह जो है आपका पोलर सॉल्यूट है। ये जो है आपका डिजॉल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी यह जो NaCl, KCl, KNO3 क्या H2O ये सब जितना भी है ये सब किस में डिपेंड करेंगे? पोलर सॉल्वेंट में आपका डिपेंड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार I2S8 ये जो है आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है। यह जो है डिजॉल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, CH2 ये हो गया आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। यही यहाँ एग्जाम्पल होता है। लाइक डिजॉल्व, लाइक का मतलब होता है समान समान को घुलाता है, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेगा। ये इसलिए बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। हाँ, अब देखिएगा बी नंबर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। पहला भी VVI था जो बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर पर जो है सॉलिड और लिक्विड का जो सोलिबिलिटी है वो कैसे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड may be increases or decreases with increases in temperature। देखिए क्या दोनों बात बोल रहा है, कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, सॉलिड के लिक्विड में जो सोलिबिलिटी होता है वह इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। कह रहा है कि बढ़ेगा भी और घटेगा भी, दोनों काम होगा। अब कब बढ़ेगा और कब घटेगा, देखिए इसका कंडीशन क्या है। केस 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलता है। इसमें क्या होगा देखिए, जब खुद बोल रहे हैं हीट बाहर निकलेगा, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसका सोलिबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले होता क्या है, तो इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा H सॉल्यूशन इज लेस देन 0 द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब है कि जिसमें इंथैल्पी चेंज
क्या हो, लेस देन 0 हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ली चेटेरियल प्रिंसिपल। यह क्या बोले थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इसका सोलिबिलिटी है वह डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। यह किस रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब आपका हीट इवॉल्व होगा तो इस केस में आपका जो सॉलिड और सॉलिड इन लिक्विड का जो सोलिबिलिटी है वह डिक्रीज करेगा। ठीक है। हाँ देखिएगा केस 2 फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है बाहर निकलता है, इसमें क्या हीट देना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव देन सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसका उल्टा होगा। बाय ली चेटेरियल प्रिंसिपल solubility of such solute will be increases with increases in temperature। क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉलिड का जो सोलिबिलिटी है वह इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि खुद जो हम लोग हीट दे रहे हैं, तो जब हीट दे रहे हैं इसका मतलब कि सॉलिड जो है अधिक मात्रा में डिजॉल्व होना चाहेगा, इसलिए इसका जो सोलिबिलिटी है वह इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब देखिएगा सी नंबर है प्रेशर। प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। यहाँ जब हम कोई किसी भी सॉलिड को कोई लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, देखिए द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर पर जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वह नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। कहने का मतलब कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको दबा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।